हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है जल संसाधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जल जो है एक चक्रीय संसाधन है। यह पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वैश्विक संदर्भ में अगर बात करें तो भारत के पास 4% जल और 2.45% भूभाग, जबकि जनसंख्या 17.7% है। याद रखिएगा, यानी विश्व के औसत जल के तुलना में हमारे देश में प्रति व्यक्ति के हिस्से में केवल 1/4 जल ही आता है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता में लगातार कमी आ रही है। 1951 में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी। 2011 में घटकर 1545 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रह गई। इसके वर्ष 2021 और 2031 में 1486, 2031 में 1367 घन मीटर रह जाने का अनुमान है। पृथ्वी पर उपलब्ध 2.5% जल ताजा और पीने योग्य है। इस ताजे जल का लगभग 75% भाग ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमाच्छादित पर्वतों पर और हिमनदों के रूप में पाया जाता है। ताजे जल का लगभग 22.5% भाग भौम जल के रूप में पाया जाता है। शेष जल नदियों, झीलों, तालाबों आदि में विद्यमान है। जल चक्र यानी वाटर साइकिल के माध्यम से पृथ्वी पर उपलब्ध स्वच्छ जल का लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण होता रहता है। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल का लगभग 96.5% भाग लवणीय जल के रूप में और केवल 2.5% अलवणीय जल के रूप में पाया जाता है। विश्व भर में उपलब्ध कुल ताजे जल का 4% हिस्सा भारत में पाया जाता है। नीति आयोग के द्वारा 2018 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 600 मिलियन लोग ऊंच व गंभीर जल तनाव का सामना कर रहे हैं। 2030 तक भारत की लगभग 40% आबादी की पीने के पानी तक पहुंच नहीं होगी। 2050 तक जल संकट के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में 6% का नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सिंचित कृषिगत क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। देश का 8वां हिस्सा बाढ़ग्रस्त है, 6ठा हिस्सा सूखाग्रस्त है। इन सभी के लिए याद रखिएगा, मानसून की प्रकृति जो है उत्तरदायी है। अटल भूजल योजना क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा लगातार घटते भूजल के संकट का सामना करने के लिए जल संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई। यह योजना 5 वर्ष की अवधि यानी 2020-21 से 2024-25 के लिए लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य भूजल का पुनर्भरण करना, कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त जल भंडार करना, साथ ही साथ जल निकाय हैं इनका पुनरुद्धार करना, जिससे विशेष रूप से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाया जा सके। जल संसाधन के संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान है इनके बारे में देख लेते हैं। समवर्ती सूची में जल जो है रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246, 262 में जल के संबंध में केंद्र और राज्यों के दायित्वों का निर्धारण किया गया है, जो इस प्रकार है। आर्टिकल 246 जो है केंद्र सूची 1 यानी केंद्र सूची के प्रविष्टि संख्या 56 में जो है अंतर्राज्यीय नदियों और घाटियों का उस सीमा तक संचालन और विकास करना जिस सीमा तक संसद के द्वारा विधि के अंतर्गत केंद्र के नियंत्रण में घोषित किया गया हो। सूची 2 यानी राज्य सूची के प्रविष्टि 17 में इसके अंतर्गत राज्य सरकार को अपने क्षेत्राधिकार में जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें निकास और बांध, जलाशय और जल विद्युत से संबंधित कार्य करने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 262 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 का संबंध जो है अंतर्राज्यीय जल विवादों से है। भारत में जल संसाधन के जो स्रोत हैं याद रखिएगा, धरातलीय या भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। इन सभी के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है धरातलीय यानी भूपृष्ठीय जल संसाधन। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला जल धरातलीय अथवा भूपृष्ठीय जल कहलाता है। इसके अंतर्गत नदियां, झीलें, तालाब, पोखर, आर्द्र भूमियां तथा समुद्र शामिल है। धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है। वर्षण का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है तथा जल का कुछ अंश रिसाव के द्वारा भूमि के अंदर चला जाता है। भारत के कुल पृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश के 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होता है। इन तीनों नदियों में वार्षिक जल प्रवाह की मात्रा अधिक है, यानी इन तीनों
ये जो नदियां हैं, इन नदियों के जल भंडारण की क्षमता को जो है बढ़ाया जा सकता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। इन नदियों का अपवाह क्षेत्र देश के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 है, जिनमें भारत के कुल धरातलीय जल संसाधनों का लगभग 60% जल पाया जाता है। गंगा द्रोणी में उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता सबसे अधिक है, परंतु ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी में वार्षिक प्रवाह सर्वाधिक होते हुए भी उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता सबसे कम है। उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता के अनुपात के दृष्टि से तापी नदी द्रोणी का पहला स्थान है। याद रखिएगा, तापी नदी द्रोणी की भंडारण क्षमता जो है 97% है। भारत में जल संसाधन का 2/3 भाग गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के घाटियों से प्राप्त होता है, जिसमें देश के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग शामिल है। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पश्च जलों यानी लैगूनों और झीलों के रूप में बड़े धरातलीय जल संसाधन स्थित हैं, जिनमें सामान्यतः खारा जल पाया जाता है। इस जल का उपयोग मत्स्य पालन, चावल की कुछ निश्चित किस्मों और नारियल आदि के सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके बाद है भौम यानी भूमिगत जल संसाधन। वर्षा जल रिस रिस कर अंडरग्राउंड होता रहता है, भूमिगत होता रहता है। जल रिसाव की क्रिया पृष्ठीय या धरातलीय जल से भी होती है। इन दोनों माध्यमों से भूमि के नीचे विशाल मात्रा में जल इकट्ठा होता जाता है। इसे भौम या भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल का वितरण हर जगह समान नहीं है। यह जल की उपलब्धता वर्षा की मात्रा, वर्षा एवं भूमि की प्रकृति और भूमि के ढाल पर निर्भर करती है। भारत में धरातलीय जल एवं भूमिगत जल के असमान वितरण के लिए जो है प्रमुख उत्तरदायी जो कारक है, याद रखिएगा, प्रमुख उत्तरदायी जो कारक है वो है वर्षा। भारत में लगभग 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल संसाधन उपलब्ध है, जिनमें से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर और तथा शेष 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों तथा तटीय मैदानों में भौम जल के विशाल भंडार हैं। उपयोग योग्य भौम जल संसाधन का लगभग 46% भाग जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनों में पाया जाता है। पुनर्भरण योग्य जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य है। याद रखिएगा, राजस्थान में समतल भूभाग और सनंद्र बलुई मृदा होते हुए भी वर्षा की कमी के कारण जल अधिक गहराई पर और कम मात्रा में मिलता है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, परंतु भूमि के ढालू होने के कारण जल के प्रवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती है। इन भागों में भूमिगत या भौम जल अधिक गहराई व कम मात्रा में मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार, हिमालयीय क्षेत्र, मरुस्थलीय भागों में भूमिगत जल कम मात्रा में मिलता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक होता है, परंतु कुछ राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। घन मीटर या प्रति हेक्टेयर मीटर जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। जल की मात्रा मापने की जो इकाई है घन मीटर या हेक्टेयर मीटर है। यदि 1 वर्ग मीटर समतल भूभाग पर 1 मीटर की गहराई तक जल को संचित किया जाए तो उस संपूर्ण जल का कुल आयतन 1 घन मीटर होगी। इसी प्रकार 1 हेक्टेयर समतल भूमि पर 1 मीटर की गहराई तक जल को सिंचित किया जाए तो जल का कुल आयतन 1 हेक्टेयर मीटर होगा। जल की मांग और उपयोग क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जल के विविध उपयोग हैं। पीने के लिए, इसके साथ साथ घरेलू कार्यों, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, मल मूत्र की निकासी आदि में इसका उपयोग है। पेयजल, सिंचाई और उद्योग के लिए जल की मांग अपेक्षाकृत अधिक बढ़ गई है। भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है, यानी 253 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष, जो वैश्विक भूजल निष्कर्षण का लगभग 25% है। भारत में उपलब्ध कुल भूजल में से 90% सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है और शेष 10% का घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, याद रखिएगा, जिन क्षेत्रों में जो वर्षा है अपेक्षाकृत कम होती है, वहां पर भूमिगत जल का बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां वर्षा की मात्रा कम होते हुए भी भूमिगत जल का उपयोग कम करते हैं या इनका जो उपयोग है
कम होता है। जल विद्युत उत्पादन, परमाणु संयंत्रों के शीतलन, मत्स्य पालन और वानिकी के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में मौसमी समय और स्थान के अनुसार पर्याप्त विभिन्नता है, परंतु अधिकांशतः जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ हैं, नाम है फाल्कन मार्क। इनके अनुसार अगर बात करें तो जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध नहीं होता है। सामान्यतः 1000 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता पर जल संकट उत्पन्न हो जाता है। वर्तमान में कई देश जल संकट की स्थिति में पहुंच चुके हैं, यहां तक कि उन्हें जल का आयात करना पड़ता है। जल दुर्लभता, जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असामान्य वितरण का परिणाम हो सकती है। घरेलू क्षेत्र में धरातलीय जल का उपयोग मौसमी जल घरेलू क्षेत्र में जो धरातलीय जल का उपयोग है भौम जल के तुलना में अधिक है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी आवश्यक है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। 21वीं सदी शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण का युग है। वर्तमान समय में हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योग की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के साथ साथ उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, जिसकी अधिकांश आपूर्ति जल विद्युत से होती है। देखिए वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 11.8% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त शहरों की बढ़ती जनसंख्या और शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि हुई है बल्कि इनसे संबंधित समस्याएं भी बढ़ गई है। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त जल संसाधन विद्यमान है, फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय हो गया है कि लोगों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए हानिकारक है। वर्तमान समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें, हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को नष्ट होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और उनका उचित प्रबंधन न होने से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है तथा पारिस्थितिकी संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को सीमित करना, सफाई, निर्माण और कृषि आदि के लिए अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना, रिसाइकलिंग करना। लगातार बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण में वृद्धि और कृषि में विस्तार होने से जल की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, यानी जल संरक्षण आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन मूलतः भवनों की छतों पर जल को इकट्ठा करके भूमि में संरक्षण करके आगे काम में लाने की प्रक्रिया है। यह अति आवश्यक है कि भूजल की गिरावट और भूजल स्तर में सुधार किया जाए। समुद्र के जल का अंतर्गमन यानी समुद्री जल को भूमि की तरफ आने से रोका जाए और वर्षा ऋतु में सतही जल के अपवाह को शहरी अपशिष्ट से क्या किया जाए, दूर रखा जाए। भारत में 14 बड़ी, 55 सामान्य और 700 छोटी नदियां हैं। हर वर्ष औसतन 1170 मिलीमीटर वर्षा होती है और जहां वर्षा जल संरक्षण की परंपरा रही है वहां ऐसे संकटों से बचा जा सकता है। यहां समस्या का मूल कारण जल की कमी न होकर जल का उचित प्रबंधन न किया जाना है। बढ़ती जनसंख्या और घटते जल संसाधनों को देखते हुए न केवल जल का उचित उपभोग करना चाहिए बल्कि जल स्रोतों के पुनर्भरण की भी उचित व्यवस्था करनी होगी।
इस दृष्टि से भारत सरकार ने जल वृत्त मानचित्रण एवं प्रबंधन परियोजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत देश में व्यापक स्तर पर जल वृत्त मानचित्रण तैयार किया जाएगा। जल वृत्त मानचित्रण के प्रथम चरण में 8 राज्य कौन कौन से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना को शामिल किया गया है। इन राज्यों में भूजल की स्थिति गंभीर स्तर तक पहुंच गई है। देखिए, जल वृत्त मानचित्रण तैयार करने वाला जो राज्य है, देश का पहला राज्य है, नाम है हरियाणा। ध्यान रखिएगा, जल वृत्त मानचित्रण क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जल वृत्त एक पारगम्य चट्टान है जो भूजल धारण और संचरित कर सकती है। जल वृत्त मानचित्रण से जल वृत्त के भूमिगत जल की मात्रा और गुणवत्ता के आकलन में सहायता मिलेगी, साथ ही भूजल निकासी के अस्थायी स्तर का आकलन करने में तथा जलवायु परिवर्तनों को लचीला बनाने में भी मदद मिलेगी। यह मानचित्रण केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा 1:50,000 मापन पर त्रिविमीय रूप में भी प्रस्तुत किया जाएगा। जल संरक्षण के लिए क्षेत्रवार उपाय। जल का सर्वाधिक उपभोग कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। इनके द्वारा जल संरक्षण के संदर्भ में उठाए जा सकने वाले कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, कृषि क्षेत्र में उपलब्ध जल में ही उगने योग्य कृषि फसलों को बढ़ावा देना, यानी गन्ने और चावल जैसी फसलों के लिए बहुत अधिक जल की जो आवश्यकता पड़ती है, उन्हें केवल उन्हीं क्षेत्रों में उगाया जाना चाहिए जहां ये पर्याप्त या कह सकते हैं कि जहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो। कृषि में स्थानीय फसली किस्मों को बढ़ावा मिलना चाहिए। दूसरा है सूक्ष्म सिंचाई अपनाना, जैसे ड्रिप सिंचाई यानी रिसाव, स्प्रिंकलर यानी फवारे से सिंचाई करने पे जल की खपत जो है घट जाती है और 40 से 80% जल बच जाता है, यानी वाटर सेविंग होता है। भूमि और जल प्रबंधन प्रणाली, इनमें कई तरीके शामिल हैं, जैसे मृदा जल संरक्षण, फसल उगाने के लिए मिट्टी को अच्छे से तैयार करना, वर्षा जल संचयन, कृषि का अपशिष्ट जल का अधिक से अधिक पुनर्चक्रण, जल का रिसाव बढ़ाने के लिए जुताई करना, जल की बर्बादी में कमी और मिट्टी में नमी बढ़ाना। लेजर से भूमि समतलन, इस तकनीक से जमीन की सतह की असमानता समाप्त होती है, जिससे फसल के अंकुरण और उपज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे लगभग 20 से 30% जल बच जाता है और उत्पादन में कम से कम 10% की वृद्धि होती है। याद रखिएगा, ये कारगर उपाय है और ध्यान में रखना है। इसके बाद है राइस इंटेंसिफिकेशन प्रणाली, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये क्या है? एसआरआई। तो देखिए, एसआरआई जल की आवश्यकता को लगभग 29% तक कम करके और फसल तैयार होने की अवधि में 8 से 12 दिन कम करने के लिए यह प्रसिद्ध है। इस प्रणाली का प्रयोग चावल के साथ साथ गन्ने की खेती में भी किया जाता है। इसके बाद है उद्योग। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के साथ ही उनकी लागत, जल की जो मांग है, जो जल की लागत है, इसकी मांग में बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप उद्योग के द्वारा प्रयोग किए जा रहे जल का दुरुपयोग होता है, जिससे प्रदूषण में वृद्धि, जल की कमी और उसकी गुणवत्ता खराब होती है। जल पर निर्भर उद्योग जल के लिए स्थानीय किसानों, परिवारों और अन्य उपयोगकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कंपनियां जल का उपयोग यानी वाटर फुटप्रिंट घटाने, जल के प्रति अपने जिम्मेदारी भरे व्यवहार और उत्पादों का प्रमाण पत्र पाने के लिए उत्सुक हैं। उद्योगों के सामने उपलब्ध कुछ विकल्प नीचे दिए गए हैं। ये क्या क्या विकल्प हैं? तो कम से कम जल में काम करना। यदि व्यवस्थित तरीका अपनाया जाए तो औद्योगिक इकाइयों में जल की खपत 25 से 50% तक घटाई जा सकती है। जल का इस्तेमाल घटाने वाले कुछ तरीकों में मशीनों को जल से ठंडा करने के बजाय हवा से ठंडा करने की तकनीक अपनाना, बेकार जल का पुनर्चक्रण करके उससे औद्योगिक प्रक्रिया में पुनः इस्तेमाल करना तथा वर्षा का जल एकत्र कर उसका प्रयोग करना आदि शामिल है। इसके बाद है जीवन चक्र का विश्लेषण। जीवन चक्र का विश्लेषण उत्पाद के आरंभ से अंत तक उसके जीवन के विभिन्न चरणों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने में मदद करता है। इसका क्रैंडल टू क्रैंडल प्रमाणन प्राप्त करने के लिए जल के विशिष्ट मानदंड को पूरा करना पड़ता है, जिसके लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं और आपूर्ति श्रृंखला में ही नहीं बल्कि उद्योग के कामकाज वाले वातावरण में भी जल का उपभोग क्या होता है? घटाना होता है। आपूर्ति श्रृंखला में जल प्रबंधन। कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला के लिए जल प्रबंधन की प्रभावी रणनीतियां तैयार कर रही है, जिसके अंतर्गत कंपनी के कारखानों
में जल बचाने की संभावनाएं तलाशना, स्थानीय एवं क्षेत्रीय प्रशासनों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य कंपनियों के साथ काम करना तथा उपभोक्ताओं को जल प्रबंधन के महत्व के बारे में शिक्षित करना आदि प्रमुख है। इसके बाद है जल की बराबरी, ऑफसेट। देखिए, जहां कम जल में काम करने के प्रयासों, जल के दोबारा इस्तेमाल और पुनर्चक्रण के बाद भी जल की खपत कम नहीं की जा रही है या की जा सकती है, तो वहां जल के ऑफसेट में निवेश किया जाता है। इसमें या तो पौधे रोपे जाते हैं या सुदूर भूमि पर जल की दक्षता बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं। जल संभर प्रबंधन क्या है? वाटर शेड मैनेजमेंट। जल संभर प्रबंधन का तात्पर्य है मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से। जल संभर का अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र से है जिसका जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है। इस जल का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग अच्छे परिणाम दे सकता है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण, तालाब पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, पौधे और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और उसके विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर कार्यक्रमों से भूमि का अधिकतम उपभोग संभव है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में जल के सभी संभव उपभोग को ही जल संभर विकास कहते हैं। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन स्थापित करना है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से सामुदायिक सहयोग पर क्या करता है? याद रखिएगा, निर्भर करती है। इसके बाद देखिए, जल संभर विकास से संबंधित क्षेत्र जो है एक इकाई के रूप में एक गांव अथवा गांवों का समूह हो सकता है। इस क्षेत्र में कृषि योग्य बंजर भूमि, वन आदि सभी प्रकार की भूमियां शामिल हो सकती हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में अनेक जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र के जो अहमदनगर जिला है, इस जिले में रालेगण सिद्धि एक छोटा सा गांव है। यह पूरे देश में जल संभर विकास का एक आदर्श उदाहरण है। तो महाराष्ट्र का जो जिला है अहमदनगर, इसमें एक गांव है रालेगण सिद्धि। इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जल संभर विकास से लाभ क्या है? जल संभर विकास से जो लाभ है, पहला है पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होगी। जैव विविधता में इससे वृद्धि हो जाएगा। जलाक्रांत और लवणता का जो है इसमें कमी आएगा, यानी लवणता का ह्रास होगा। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। वनों के कटाव में कमी होगा। जीवन का स्तर उठेगा। रोजगार में भी वृद्धि होगा। ठीक है, स्थानीय लोगों की सहभागिता से आपसी मेल जोल बढ़ाना, ये सभी जो है याद रखिएगा, इसके क्या है? इसके लाभ हैं जल संभर विकास के। इसके बाद हरियाली क्या है? देखिए, हरियाली जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनारोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। यह परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों के द्वारा निष्पादित की जा रही है। नीरू मीरू यानी जल और आप। नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है? तो नीरू मीरू यानी जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और अलवारी जल संसद अलवर राजस्थान में। इसके अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण तालों यानी जोहड़, इनकी खुदाई की गई और रोधक बांध बनाए गए। नीरू मीरू कहाँ की कार्यक्रम है? आंध्र प्रदेश की है। और अलवारी जल संसद कहाँ की जो कार्यक्रम है या योजना है या जो भी कह सकते हैं या व्यवस्था, तो राजस्थान में अलवर। तो याद रखिएगा। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना के नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में। देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम के द्वारा अप्रोच के द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है। जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, जल वाष्पीकरण, वर्षण और अपवाह की प्रक्रियाओं के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि पुनः महासागरों में जो है
चक्रण के द्वारा निरंतर गतिशील है। इस प्रक्रिया को वाटर साइकिल कहते हैं। यहाँ पे फिगर के माध्यम से चीजों को आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अगर पीडीएफ है तो ओपन कर लीजिए और इस फिगर को, इस डायग्राम को एनालिसिस कीजिए कि जो कह सकते जो वाटर साइकिल है किस तरह से पूर्ण होता है। तो आप देख सकते हैं, मान के चलिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जलीय स्रोत है, यहाँ पे वाष्पीकरण होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये वाष्प ऊपर उठते हैं, संघनित होते हैं, बादल बनते हैं। बादल बनते हैं तो वर्षा होता है, वर्षा होता है तो पेड़ पौधे आदि फलित फूलित होते हैं, जीव जंतु जो है इनसे प्रभावित होते हैं। फिर इनके द्वारा भी वाष्प उत्सर्जन होता है। तो ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो पानी का जो है या वाटर साइकिल जो है बना रहता है। तो प्रोसेस को याद रखिएगा। पुनः चक्रण और पुनः उपयोग से अलवणीय जल को सुधारा जा सकता है। नगरीय क्षेत्रों में स्नान, बर्तन धोने और वाहनों को धोने के लिए प्रयोग किए गए जल को बागवानी के लिए पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए, इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल जो जल हैं इनको पीने के लिए बचाया जा सकता है। वर्तमान में जल का पुनः चक्रण सीमित मात्रा में किया जा रहा है, जिसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण का सामान्य अर्थ है वर्षा के जल को एकत्रित करने से। विशेष अर्थों में अगर बात करें तो यह भूमिगत जल के पुनर्भरण की तकनीक है। इस तकनीक में जल को बिना प्रदूषित किए स्थानीय रूप से वर्षा जल को एकत्रित करके भूमिगत किया जाता है। इस स्थानीय घरेलू मांग को जल अभाव वाले दिनों में पूरा किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मत है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद प्रभाव और उन पर उठे विवादों के कारण वर्षा जल संग्रहण तंत्र सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। ठीक है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जो जैसलमेर जिला है, तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादीन एवं अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। देखिए, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र हैं, राजस्थान के जो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र विशेषकर जो है, यह जो क्षेत्र है विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में पीने का जल संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करता था। टैंक या टांका, इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। देखिए, फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका जो है यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा था, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप के द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का जल इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता था, उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहित किया जाता था। वर्षा जल अथवा पालर जल, वर्षा जल अथवा पालर जल जैसा कि इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। पालर जल या वर्षा जल जैसे कि इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों में पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मानसिनराम, जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
तथा यह शहर पीने के पानी की गंभीर समस्या से जो है जूझ रहा है, सामना कर रहा है। घरेलू जल की आवश्यकता की कुल मांग की लगभग 15 से 25% पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे, क्योंकि जल का प्रयोग क्योंकि जल का जो यह स्रोत है इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित चंडाथूर गांव में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए छत के माध्यम से वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है तथा इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। जल संग्रहण के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जल संग्रहण के लिए जो उत्तरदायी पहला कारक है पृष्ठीय जल का अभाव, दूसरा है भूमिगत जल पर निर्भरता बढ़ाना और तीसरा है तेजी से नगरीकरण का होना। किसी क्षेत्र में प्राप्त वर्षा की कुल मात्रा को वर्षा जल निधि कहते हैं। वर्षा जल निधि के प्रभावी ढंग से किए गए संग्रहण को संभाव्य जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण की विधियां, देखिए पहला है जो विधि है वर्षा जल संग्रहण की जो विधि है, या वर्षा जल संग्रहण कहाँ किया जा सकता है, तो गड्ढे या गर्तिका बनाकर, खाई बनाकर भी जल का संग्रहण किया जा सकता है। कुओं का भी इसके लिए उपयोग हो सकता है। हैंड पंप इनका भी उपयोग करना, ये सभी जल संग्रहण की विधियां हैं। वर्षा जल संग्रहण जल की उपलब्धता को बढ़ाता है और भूमिगत जल स्तर को नीचे जाने से रोकता है। इसे फ्लोराइड और, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे प्रदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाकर मृदा अपरदन और बाढ़ को आने से रोकता है। यदि इसे जल भृतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। छत वर्षा जल संग्रहण, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का फिल्टर किया जाता है, छनन किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक जो है ले जाया जाता है, जहां इसका तुरंत उपयोग किया जा सकता है। हौज के अतिरिक्त जल को कुएं तक ले जाया जाता है। कुआं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत जो है वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देश भर में जल संचयन के सामुदायिक प्रयास, तो प्रयास क्या क्या हुआ है देख लेते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल बचाने, संरक्षित करने और बढ़ाने में समुदायों ने बहुत योगदान दिया है। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में नागरिक संगठन परमार्थ सूखे के खतरे कम करने की, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक एवं संस्थागत संपर्क जोड़ने की 100 से भी अधिक योजनाएं बनाकर सूखे से पीड़ित परिवारों को सहारा दे रहा है। जल सहेलियां गांव में जल की आपूर्ति और जल के संरक्षण का प्रयास कर रही है। आंध्र प्रदेश में सूखे से प्रभावित 7 जिलों में किसानों के द्वारा प्रबंधित भूजल प्रणाली के अंतर्गत किसान अपनी भूजल प्रणालियों को संभाल रहे हैं और उचित कृषि विकल्प अपना रहे हैं। 2002 में गुजरात राज्य के सूखाग्रस्त राज्य समाधियाला गांव ने, कौन सी गांव, समाधियाला गांव ने खेतों में तालाबों, छिद्रयुक्त टैंकों, रोक बांधों यानी चेक डैम और जमीन के ठीक नीचे संरचनाएं बनाकर एकत्रित किया गया वर्षा जल का प्रयोग कर एक ही वर्ष में 3 फसलें उगा ली। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के हिवड़े बाजार गांव ने वर्षा जल संचयन का एकीकृत मॉडल अपनाया, जिसमें किसानों ने श्रमदान के माध्यम से योगदान किया। राजस्थान के सूखा प्रभावित गांव लपोड़िया में बारिश का जल जो है एकत्र करने, पीने और खेती के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से नहरों और नालों की अनूठी प्रणाली चौका अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है? चौका, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद जो है जल संचयन के लिए मौजूदा पारंपरिक संरचनाएं, जल संचयन के लिए मौजूदा पारंपरिक संरचनाएं, तो जैसे पहला है तालाब या बंदिश। तालाब एक प्रकार के जलाशय है, यह प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। प्राकृतिक तालाब जिसे कई क्षेत्रों में पोखरी कहा जाता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है बुंदेलखंड के देखिए इसका जो एक अच्छा उदाहरण है बुंदेलखंड की टीकमगढ़ के तालाब है। जबकि कृत्रिम जलाशय का उदाहरण है उदयपुर के झीलें।
जिन जलाशयों का क्षेत्रफल 5 बीघे से कम होता है उन्हें तमाई कहते हैं। मध्यम आकार के जलाशयों को बंधी या तालाब कहा जाता है। बड़े जलाशयों को झील, सागर या समुद्र कहा जाता है। गर्मी में जब पोखरियों का जल जो है, पोखर जो होते हैं इनका जब जल सूख जाता है तब उसमें खेती भी हो सकती है। कई स्थानों पर इनके अंदर भी कुएं खोदे जाते थे ताकि भूमिगत जलाशयों का पुनर्भरण किया जा सके। दूसरा है जोहड़। जोहड़ एक प्रकार के छोटे चेक डैम होते हैं जिनका उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने और भूमि जल की स्थिति को और बेहतर करने में किया जाता है। तीसरा है बावड़ी या बेर। ये सामाजिक कुएं हैं जिनको मुख्यतः पीने के जल के स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता था। इनमें से अधिकांश काफी पुराने हैं। इनमें जल काफी लंबे समय तक बना रहता है क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है बहुत कम होती है। इसके बाद है झालर। झालर एक कृत्रिम टैंक है जिनका उपयोग धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों में होता है, लेकिन इसके जल का उपयोग पीने के लिए नहीं करते हैं। ये आयताकार होते हैं और ये सतह जल के स्रोत हैं जिनकी सहायता से जो है आसपास की धाराओं और भूगर्भीय स्रोतों का पुनर्भरण होता है। पांचवा जल मंदिर सीढ़ी या सीढ़ीदार कुएं। जल मंदिर सीढ़ियां या सीढ़ीदार कुएं यह एक ऐसी भूमि की संरचना है जो केवल भारत में पाई जाती है। यह भारत के शुष्क क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय रही है। इसका उपयोग वर्षा जल संग्रहण एवं पीने के जल की लगातार उपलब्धता के लिए किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में उनके नाम अलग अलग हैं, जैसे बाव, बावरी, बादली और बावड़ी। अहमदाबाद के पास अडालज वाव है। अडालज वाव है जिनमें 6 मंजिलें हैं। यह एक मंदिर है जो एक कुएं पर जाकर समाप्त होता है। इनकी मंदिर नुमा संरचना एवं जल उपलब्धता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इन्हें जल मंदिर भी कहा जाता है। 6 है कुंड। सामान्यतः जो है या सामान्य तौर पर कुंड का जो अर्थ होता है भूगर्भीय टैंक होता है जिनका विकास सूखे की समस्या के समाधान के लिए किया गया था। जो धार्मिक स्थान है वहां कुंड पवित्र माने जाते हैं और उनमें प्रदूषण फैलाने पर प्रतिबंध है, जैसे गौरी कुंड, सीता कुंड, ब्रह्म कुंड आदि। 7 नंबर है टंका। यह एक छोटा टैंक होता है जिसमें जल को एकत्रित किया जाता है। यह जमीन के अंदर होता है और इसकी दीवारें जो है इनके दीवारों पर चूना लगाया जाता है और इसमें सामान्य तौर पर वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। देखिए इसके बाद देखिए बड़े टैंक जो है पूरे गांव की आवश्यकता को पूरा करते थे। इसके अतिरिक्त बड़े टैंकों का उपयोग बाढ़ को रोकने, मृदा अपरदन रोकने, भूगर्भीय जल स्रोतों का पुनर्भरण करने के लिए किया जाता था। इनका प्रबंधन किसी व्यक्ति या पूरे गांव के दायित्व पर होता है। टैंकों को इरिस भी कहते हैं। जो टैंक हैं इनको इरिस भी कहते हैं। इरिस भारत में जल प्रबंधन के लिए बनाए गए प्राचीनतम संरचनाओं में से एक है। दक्षिण भारत में टैंक मंदिर स्थापत्य से सीधे तौर पर जुड़े हैं। साथ ही टैंकों का निर्माण सिंचाई सुविधा के लिए भी किया जाता है। इसके बाद है कुहल। कुहल जो है विशेष कह सकते हैं, जो कुहल है विशेषकर हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं। ये एक प्रकार की नहरें होती हैं जिनका उपयोग ग्लेशियर के पिघलने से जल को गांवों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। जो कुहल है जम्मू में भी पाए जाते हैं। इसके बाद है 9 नंबर गढ़। असम में राजाओं ने वर्षा जल संग्रहण या संरक्षण के लिए तालाब और कुंड बनाए थे। कई स्थानों पर गढ़ का उपयोग नदी के जल को चैनलाइज करने के लिए किया गया था। गढ़ बड़े नालों की तरह होते हैं। गढ़ों का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता था। इसके साथ बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए भी इसका उपयोग होता था। देखिए सभी उदाहरण हमें यह बताते हैं कि प्राचीन भारत में जल संरक्षण और जल स्रोतों का प्रबंधन बहुत विकसित था और इन सबका उपयोग वर्तमान काल में तेजी से बदलती जलवायु और सूखे की समस्या के समाधान के लिए किया जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रीय जल मिशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अप्रैल 2011 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय जल मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी गई। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 घटकों में से एक है। ठीक है, ये 8 घटक जो है तो याद रखिएगा 8 घटकों में से ये एक है। तो 8 घटक जो है, इन 8 घटक को आप देख लीजिएगा, जिसमें एक ये है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। 1993 से विश्व जल दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। 2022 के लिए इसका जो विषय था भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। इस दिवस का उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य 6, जो सतत विकास जो लक्ष्य है 6 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता के लक्ष्य को
समर्थन करना। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण तथा विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की जो है पहल की गई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल मिशन के जो उद्देश्य है निम्नलिखित है। पहला है जल के संचयन, संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए नागरिक एवं राज्यों के कार्यों को प्रोत्साहित करना। ठीक है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्रों में जल संबंधी आंकड़ों को संचयन करना और जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन प्रभावों का मूल्यांकन करना। तीसरा है अति शोषित क्षेत्रों सहित अति संवेदनशील क्षेत्रों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना। चौथा है जल के उपयोग की दक्षता 20% तक बढ़ाना। पांचवा है बेसिन आधारित एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह रिपोर्ट यूएन वाटर की ओर से जो है यूनेस्को के विश्व जल विकास कार्यक्रम के द्वारा समन्वित की जाती है। विश्व जल दिवस के संयोजन के साथ प्रारंभ की गई इस रिपोर्ट में निर्णय लेने वालों को अस्थायी जल नीतियों को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरण प्रदान किए गए हैं। संपूर्ण विश्व में जल संकट को दूर करने के लिए जल आपूर्ति को बहाल करने और जल संसाधन पर पड़ रहे दबाव यानी बाढ़, सूखा का जो प्रभाव है या दबाव है इत्यादि से निपटने के लिए 2018 से 28 तक के दशक को जल कार्यवाही दशक घोषित कर रखा है। तो 2018 से 28 का जो दशक है वो जल कार्यवाही दशक है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्राउंड वाटर पृथ्वी के संपूर्ण मीठे जल का 99% है लगभग। एशिया प्रशांत क्षेत्र 10 देश शामिल है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा भूजल क्षेत्र है। विश्व के कुल भूजल निकासी का लगभग 60% हिस्सा का उपयोग अकेले इन देशों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 सरकार के द्वारा 7 जून 2012 को राष्ट्रीय जल नीति का संशोधित प्रारूप जारी किया गया। जल नीति की जो मुख्य विशेषताएं हैं, पहला है जल प्राकृतिक संसाधन और जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार है। जल संसाधनों के विषय में सार्वजनिक नीतियों का संचालन कतिपय बुनियादी नियमों के द्वारा करने की जो है आवश्यकता है ताकि जल संसाधनों की आयोजन, विकास और प्रबंधन के दृष्टिकोण में कुछ साझापन हो। जल के संबंध में समुचित नीतियां, कानून, विनियमन का अधिकार राज्य का है। तथापि जल संबंधी सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप व्यापक राष्ट्रीय जल संबंधी ढांचागत कानून तैयार करने की आवश्यकता है। देखिए, जो घरेलू जल है, घरेलू उपयोग, कृषि, जल विद्युत, ताप विद्युत, नौवहन, मनोरंजन इत्यादि के लिए आवश्यक है। इन विभिन्न प्रकार के उपयोग और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के निर्धारण के लिए जल का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए। जल संसाधन संरचनाओं यानी बांध, बाढ़ सुरक्षा तटबंध, ज्वार सुरक्षा तटबंध आदि की आयोजना और प्रबंधन में संभावित जलवायु परिवर्तनों, बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं से निपटने वाली कार्यनीतियां शामिल होनी चाहिए। देश के विभिन्न बेसिनों और राज्यों के विभिन्न हिस्सों में जल संसाधन की उपलब्धता तथा इनके उपयोग का वैज्ञानिक पद्धति से आकलन और मानदंड निर्धारित करने के लिए आवधिक रूप से यानी प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। नदी क्षेत्रों, जल निकायों और अवसंरचना का संरक्षण सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से एक नियोजित पद्धति से शुरू किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल बंटवारे और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए तटवर्ती राज्यों के परामर्श से द्विपक्षीय विचार विमर्श किया जाना चाहिए। संपूर्ण देश में नियमित रूप से जल से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, सूचीबद्ध करने और प्रक्रियान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र स्थापित करना चाहिए। राष्ट्रीय जल बोर्ड को राष्ट्रीय जल नीति के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के द्वारा अनुमोदित किए जाने के अनुसार राष्ट्रीय जल नीति के आधार पर एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय, केंद्र सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का विलय कर एक नए मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल क्रांति अभियान क्या है? तो देखिए, जल क्रांति जो अभियान है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देश में जल संरक्षण और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रवाह की निगरानी करने और जल संरक्षण और प्रदूषण निवारण आदि के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान नामक एकीकृत योजना को आगे बढ़ाते हुए अब तक 1001 जल ग्राम का चयन किया है।
कितना? 1001। प्रत्येक जिले में जल की अत्यधिक कमी वाले 2 गांव को जल ग्राम का नाम दिया जा रहा है। 674 जिलों में से 1348 जल ग्राम की पहचान करनी है। देखिए, इसके बाद है जल क्रांति अभियान के लिए वर्तमान योजनाओं से व्यय को पूरा किया जाएगा। उनमें जो प्रस्तावित है, पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नवीकरण और पुनरुद्धार, मनरेगा, सूचना शिक्षा एवं संचार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जल निकायों की देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो पूरा किया जाएगा, उनमें जो प्रस्तावित है जल निकायों की जो मरम्मत है, एकीकृत वाटर शेड मैनेजमेंट कार्यक्रम है, राष्ट्रीय जल मिशन कार्यक्रम और बांध पुनरुद्धार एवं सुधार। ये सभी जो है जल क्रांति अभियान के लिए जिन वर्तमान योजनाओं से व्यय को पूरा किया जाएगा, उनमें जो प्रस्तावित हैं ये सभी हैं। इसकी शुरुआत 3 क्षेत्रों राजस्थान के जयपुर, उत्तर प्रदेश के झांसी, हिमाचल प्रदेश के शिमला से की गई। स्थानीय जल पेशेवरों को जल संबंधी मुद्दों के संबंध में जन जागरूकता फैलाने और जल से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण देकर उन्हें जल मित्र बनाया जाएगा। इसके तहत संबंधित महिला पंचायत सदस्यों को जल नारी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक जल ग्राम में सुजलाम कार्ड के रूप में एक जल स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाएगा, जो गांव के लिए उपलब्ध पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता के बारे में वार्षिक सूचना प्रदान करेगा। जल ग्राम योजना के तहत जल ग्राम का चयन इसके लिए गठित जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक गांव को एक संकेत मूल्य इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जाएगी, जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर तैयार होगा, और सबसे अधिक संकेत मूल्य वाले गांव को जल क्रांति अभियान कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। इस पुरस्कार का आयोजन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में व्यक्तियों और संगठनों के द्वारा जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों तथा जल समृद्ध भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना है। 2022 में तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, जल जीवन मिशन शहरी। इस मिशन की घोषणा वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई, जिसका उद्देश्य केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य 6 के अनुसार सभी वैधानिक शहरों में कार्यशील नल के माध्यम से घरों में जल आपूर्ति की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना। यह योजना जल जीवन मिशन का पूरक है, ग्रामीण का पूरक है, जिसके अंतर्गत 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में दैनिक रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। ये सभी जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ या जो एनसीईआरटी सार संग्रह का जो पीडीएफ है महेश वर्णवाल का अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी आप जो है इसके अपडेट को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।